1268। ये बस एक गिनती नहीं है। ये वो फासला है जो जीत को हार से अलग कर देता है। एक ऐसा मार्जिन जिसने आदमपुर के मुस्तकबिल का फैसला कर दिया। तो आज हम इन्हीं आंकड़ों के पीछे छिपी कहानी को समझने वाले हैं। सोचिए, 1,60,000 से भी ज्यादा वोटर्स और उस पूरे इलाके में जीत हार का फैसला होता है सिर्फ 1,268 वोटों से। ये दिखाता है कि जमीन पर राजनीतिक बंटवारा कितना गहरा है, कितनी बेचैनी है। और हां, ये हमें यह भी बताता है कि हर एक वोट की असल कीमत क्या होती है और लोगों की आवाज कितनी ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, आदमपुर की जमीन और वहां के लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी जगह की सियासत ना उसकी मिट्टी और समाज से ही पैदा होती है। आइए यहाँ के सामाजिक ताने बाने और जो असल चिंताएं हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ये है आदमपुर, हरियाणा का विधानसभा क्षेत्र नंबर 47। ये एक ज्यादातर ग्रामीण इलाका है। यहाँ की ज्यादातर आबादी की जिंदगी, उनका रोजगार, सब कुछ सीधा खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि जमीन ही उनकी पहचान है और खेत में खड़ी फसल ही उनका भविष्य तय करती है। अब देखिए, यहाँ का जो गणित है वो बहुत दिलचस्प है, खासकर जातीय समीकरण। जाट समुदाय करीब करीब 55,000 वोटों के साथ सबसे बड़ा ग्रुप है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। उनके बाद आते हैं ओबीसी ए, बिश्नोई और शेड्यूल्ड कास्टेज, और ये सब मिलकर एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, कोई भी एक समुदाय अकेले दम पर चुनाव नहीं जिता सकता। यहां जीत की चाबी असल में अलग अलग समूहों के गठबंधन में छिपी है। ये जो मुद्दे हैं ना, ये सिर्फ लिस्ट में लिखे हुए पॉइंट्स नहीं है। ये हर घर की, हर परिवार की रोज की परेशानियां हैं। सोचिए, जब किसी घर में बुजुर्ग की पेंशन रुक जाए या बच्चे की स्कॉलरशिप बंद हो जाए तो उस घर का पूरा बजट हिल जाता है। जब 5,000 से ज्यादा गांव के स्कूल बंद हो जाते हैं तो ये पूरी एक पीढ़ी के भविष्य पर सवाल खड़ा कर देता है। ऊपर से किसानों के लिए खेती महंगी होती जा रही है, नौजवानों के पास काम नहीं है और सड़क पानी जैसी बुनियादी जरूरतें भी अधूरी हैं। यही वो सब बातें हैं जो जमीन पर धीरे धीरे गुस्सा बनकर जमा होती हैं। और एक बात साफ है, यहाँ के लोग खामोश नहीं बैठते। 75% से ज्यादा का वोटर टर्नआउट ये बताता है कि यहाँ का वोटर कितना जागरूक है। वो लाइन में लगकर वोट डालता है और वो चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। लोकतंत्र की असली ताकत यही तो है। तो ठीक है, हमने समाज को समझा, लोगों के मुद्दों को समझा। अब जरा नतीजों पर आते हैं और जो ठोस आंकड़े हैं उनका विश्लेषण करते हैं। 2024 का जो जनादेश आया है वो एक बहुत बड़े सियासी बदलाव का इशारा कर रहा है। आइए इन नंबरों के पीछे की असल कहानी को डिकोड करते हैं। ये जो ग्राफ है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। देखिए, 2019 में जीत का मार्जिन था करीब 24%, मतलब एक तरफा जीत। और अब 2024 में ये सिमट कर सिर्फ 1% पर आ गया है। ये जो गिरावट है ये किसी सियासी भूकंप से कम नहीं है। ये साफ दिखाता है कि सत्ता का पलड़ा कितनी तेजी से पलट सकता है। तो सवाल उठता है कि ये मार्जिन इतना कम हुआ कैसे? अब ये मजेदार बात है। कांग्रेस का वोट शेयर देखिए, वो लगभग वहीं का वहीं रहा, 51.7% से गिरकर 50.5%। मतलब कोई खास फर्क नहीं। असली कहानी छुपी है बीजेपी के वोट शेयर में। ये 27.8% से सीधा उछलकर 49.5% पर पहुंच गया। इसका सीधा मतलब यह है कि जो भी वोट कांग्रेस के खिलाफ था वो मजबूती से बीजेपी के पास जाकर जमा हो गया, और इसी ने इस पूरे मुकाबले को इतना करीबी बना दिया। और ये डैशबोर्ड ये हमें 2024 की इस लड़ाई की एकदम साफ तस्वीर दिखाता है। जीतने वाले को मिले 65,371 वोट और जो दूसरे नंबर पर रहे उन्हें मिले 64,103 वोट। फर्क महज 1,268 वोटों का, जबकि 2019 में यही फर्क 29,000 से भी ज्यादा का था। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि 2024 में एक एक वोट के लिए कितनी जबरदस्त खींचतान हुई है। अब ये जो हाल में इतनी उथल पुथल हुई है, इसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, आदमपुर के इतिहास में झांकना होगा। क्योंकि आज जो भी हो रहा है उसकी जड़ें कहीं ना कहीं अतीत में ही छिपी होती हैं। तो देखते हैं कि आदमपुर का इतिहास उसके आज के बारे में क्या बताता है। ये टाइमलाइन देखिए, ये कांग्रेस के सफर की पूरी कहानी है। एक वक्त था भजनलाल का दौर, जब पार्टी को लगभग 78% तक वोट मिले थे। जबरदस्त। फिर देखिए 2014, पार्टी का वोट शेयर गिरकर सिर्फ 8.5% पर आ गया, और फिर 2019 में दोबारा वापसी हुई। ये जो इतना बड़ा उतार चढ़ाव है ये दिखाता है कि आदमपुर का वोटर किसी एक पार्टी से बंध कर नहीं रहता। वो वफादारी भी दिखाता है और वक्त आने पर अपनी नाराजगी भी जाहिर करना खूब जानता है। तो इससे एक बात साफ होती है,
आदमपुर की सियासत में दो अलग अलग ताकतें काम करती रही हैं। एक था वो दौर जब वोट एक मजबूत नेता के नाम पर जमा हो जाता था, जैसा हमने भजनलाल के समय में देखा। और अब है ये दौर जहां वोटर मुद्दों के आधार पर गठबंधनों को देखकर अपना मन बदलता है। मतलब साफ है, राजनीति अब किसी एक चेहरे के इर्द गिर्द नहीं बल्कि असल मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। और इस पूरे इतिहास से जो सबसे बड़ा सबक निकल कर आता है वो ये है, आदमपुर में देश में क्या लहर चल रही है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहां ज्यादा मायने रखता है कि आपका लोकल उम्मीदवार कौन है और आपके लोकल मुद्दे क्या हैं। यहां के लोग उसे चुनते हैं जो उनकी जमीन की समस्याओं को समझता हो, ना कि उसे जो दिल्ली से आकर सिर्फ बड़े बड़े वादे करके चला जाए। तो ठीक है, हमने पूरा विश्लेषण कर लिया। अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है। इन सब आंकड़ों को देखने के बाद यह साफ है कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट रणनीति चाहिए, और इसी रणनीति को हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, यानी शासन के लिए एक चार तरफा रणनीति। अब ये चतुर्मुख यानी चार मुंह वाली रणनीति के चार मजबूत स्तंभ हैं। पहला, कृषि, जो इस इलाके की आत्मा है। दूसरा, वेलफेयर यानी कल्याणकारी योजनाएं जो समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचती हैं। तीसरा, युवा और महिलाएं जो आने वाले कल की बुनियाद हैं। और चौथा, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, बिजली, पानी, जो रोज की जिंदगी को आसान बनाता है। ये एक ऐसी रणनीति है जो हर खास वोटर ग्रुप और उनकी हर एक शिकायत पर ध्यान देने के लिए बनाई गई है। जरा किसानों की आवाज सुनिए। वो कहते हैं खेती का खर्च बढ़ता जा रहा है, सिंचाई का पानी पूरा नहीं मिलता और हम पर कर्ज का बोझ है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये इस इलाके के सबसे बड़े वोटर समूह का दर्द है। और इसीलिए हमारी रणनीति का जो पहला स्तंभ है वो सीधा इसी दर्द का इलाज करता है। किसानों के कर्ज माफ करने के लिए एक ठोस प्लान, फसलों के लिए सही एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, और सिंचाई के लिए नए प्रोजेक्ट्स। ये सब इसलिए ताकि किसानों को ये भरोसा हो कि सरकार सच में उनकी परवाह करती है। अब एक और गहरी नाराजगी की बात करते हैं। लोग कहते हैं सरकार ने हमारी स्कॉलरशिप और बुढ़ापा पेंशन बंद कर दी। कई परिवारों का, खासकर दलित और पिछड़े समाज के लोगों का गुजारा मुश्किल हो गया है। ये वेलफेयर योजनाओं पर जो असर पड़ा है उसको लेकर एक सीधा और गंभीर आरोप है। और इसीलिए रणनीति का दूसरा स्तंभ इसी भरोसे को दोबारा बनाने पे टिका है। सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं बंद हुई उन्हें फिर से शुरू करने का एक पक्का वादा। ये उन समुदायों को ये यकीन दिलाने के लिए है कि उनकी देखभाल की जाएगी और उन्हें जो सरकारी मदद मिलनी चाहिए वो जरूर मिलेगी। तो देखिए, चुनाव का नतीजा कोई मंजिल नहीं है, ये तो सफर की एक शुरुआत है, और ये एक बहुत नाजुक शुरुआत है। अब असली चुनौती ये है कि इस मामूली सी जीत को एक मजबूत जनादेश में कैसे बदला जाए। यही भरोसे की राह है। और इस रास्ते पर चलने के लिए जो उम्मीदवार जीते हैं उनकी प्रोफाइल बहुत अहम हो जाती है। चंद्र प्रकाश, 66 साल के एक रिटायर्ड आईएएस अफसर, उनकी बेदाग छवि और प्रशासन का गहरा तजुर्बा, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी तजुर्बे का इस्तेमाल करके शासन के वादों को हकीकत में बदला जा सकता है। उनका बैकग्राउंड ये दिखाता है कि उनमें एक असरदार गवर्नेंस देने की काबिलियत है। एक बात समझनी होगी, 1% का मार्जिन ये कोई जनादेश नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये वोटरों का साफ संदेश है कि अब काम करके दिखाना होगा। तो सवाल वही है, एक नेता वो भरोसा कैसे बनाएगा जो असल में शासन करने के लिए जरूरी होता है। और इसका जवाब सिर्फ वादों में नहीं है, इसका जवाब उन वादों को जमीन पर उतारने में है। और यही आदमपुर का भविष्य तय करेगा।